क्या ओरफिश का दिखना सच में कयामत का संकेत है? आज हम इस रहस्य को जानेंगे नॉलेज टीवी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। साल 2025 में कुदरत के कई अजीबोगरीब वाकये देखने को मिले हैं। ऐसा ही एक वाकया है ओरफिश का ज्यादा दिखाई देना, खासकर कम गहरे पानी में। इसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। इन ओरफिश को देखे जाने के बाद पुराने जमाने की कहानियों ने फिर से जोर पकड़ लिया है। इससे पुरानी मान्यताओं और साइंस में यकीन रखने वालों के बीच बहस छिड़ गई है। 9 फरवरी 2025 को मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया स्वर के पास कम गहरे पानी में एक जिंदा ओरफिश देखा गया। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने इस खबर को दिखाया, जिससे डूम्सडे फिश वाली कहानी फिर से चर्चा में आ गई। कई आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में इस बारे में बातें हुई। कुछ लोगों ने भूकंप या सुनामी आने की चिंता जताई। पिछले कुछ सालों में ओरफिश के दिखने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यह घटना उसी क्रम में अगली कड़ी है। साल 2024 में सदर्न कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर कम से कम 3 मरे हुए ओरफिश बहकर आए, जिनमें से एक सैन डिएगो में देखा गया, जो एक रेयर घटना थी। इन घटनाओं ने लोगों की कल्पना को उकसाया है और गहरे समुद्र के इन रहस्यमयी जीवों के बारे में वैज्ञानिक उत्सुकता को बढ़ाया है। पानी की सतह के पास ओरफिश का दिखना निश्चित रूप से लोगों को हैरान और उत्सुक करता है, लेकिन इन घटनाओं को संतुलित नजरिए से देखना जरूरी है। ओरफिश के बायोलॉजी और उनके व्यवहार को समझकर और वैज्ञानिक सबूतों के साथ हम मिथक और हकीकत में फर्क कर सकते हैं और इन घटनाओं के असली महत्व को समझ सकते हैं। ओरफिश, जिसको साइंस में रेगैलेक्स ग्लेसने कहते हैं, दिखने में बहुत ही अद्भुत और बड़ी मछली होती है। 30 फीट या उससे भी ज्यादा लंबी ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश कहलाती है। इसका लंबा चांदी जैसा शरीर, जो अक्सर रिबन जैसा लगता है, एक बड़े डोर्सल फिन से सजा होता है जो इसकी पूरी पीठ पर फैला है। आमतौर पर मेसोपेलाजिक जोन में रहने वाली, जो समुद्र का एक धुंधला सा एरिया है, 660 से 3300 फीट गहराई में ओरफिश अपने असली घर में कम ही दिखाई देती है। इसलिए जब भी ये दिखती है, खासकर कम गहरे पानी में, तो साइंटिस्ट्स के लिए इनके बारे में और जानने का एक अच्छा मौका होता है। ये ज्यादातर छोटे क्रस्टेशियंस, प्लैंकटन और स्क्विड खाती है, जिन्हें ये अपने बिना दांतों वाले मुंह से समुद्र की गहराई में तैरते हुए पकड़ लेती है। गहरे समुद्र के कम रोशनी वाले माहौल में ढलने के लिए इनकी बड़ी आंखें इनके विकास को दिखाती हैं। अपने बड़े आकार के बावजूद ओरफिश इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती है। इनके दांत नहीं होते और ये ज्यादातर शांत स्वभाव की होती है। पानी की सतह के पास इनका दिखना किसी परेशानी या दिशाभ्रम का संकेत होता है, न कि शिकार करने की प्रवृत्ति का। ओरफिश का फोल्कलोर और मिथोलॉजी में, खासकर जापानीज कल्चर में, एक खास जगह है। इसे ryugu no tsukai कहते हैं, मतलब सी गॉड्स पैलेस का मैसेंजर, और माना जाता है कि यह भूकंप और सुनामी का संकेत देता है। ये मान्यता जापानीज फोल्कलोर में गहरी है और इसके किस्से 17वीं सेंचुरी से भी पहले के हैं। कहानियों के अनुसार ओरफिश जानबूझकर किसी बड़ी साइज्मिक इवेंट से पहले किनारे पर आ जाते हैं, जैसे जमीन पर रहने वालों को चेतावनी दे रहे हों। इस मान्यता को तब और बल मिला जब जापान में 2011 टोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी आया, जिससे पहले देश के समुद्री किनारे पर ओरफिश देखे गए थे। ऐसी ही मान्यताएं दूसरे कल्चर्स में भी हैं, जैसे फिलीपींस में ओरफिश को डिजास्टर का ओमेन माना जाता है, अक्सर टाइफून या अर्थक्वेक से जोड़कर। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कल्चरल नैरेटिव्स इंसानों और कुदरत के, खासकर समंदर की अनप्रिडिक्टेबल पावर के गहरे रिश्ते को दिखाती है। हालांकि ये मान्यताएं कुदरत के लिए सम्मान और उसके संकेतों को समझने की इच्छा से आती है, लेकिन इनको साइंटिफिक नजरिए से देखना जरूरी है। ओरफिश दिखने और भूकंप आने के बीच का रिश्ता वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। जबकि ये कहानी पॉपुलर कल्चर में बनी हुई है, लेकिन वैज्ञानिक सबूत इन दोनों घटनाओं के बीच किसी सीधे संबंध का समर्थन नहीं करते। जापानी शोधकर्ताओं ने 2019 में एक अध्ययन किया, जिसमें कई दशकों में ओरफिश दिखने और भूकंप आने के डेटाबेस का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में दोनों के बीच कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं पाया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि ओरफिश का दिखना भूकंपीय गतिविधि का विश्वसनीय प्रिडिक्टर नहीं है। इसके अलावा 2013 में कैलिफोर्निया में, जो भूकंपीय गतिविधि वाला एरिया है, ओरफिश दिखाई देने के बाद कोई बड़ा भूकंप या सुनामी नहीं आई।
यह इस वैज्ञानिक कंसेंसस को और मजबूत करता है कि डूम्सडे फिश वाली कहानी एम्पिरिकल सपोर्ट की कमी है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिद्ध कॉरिलेशन का न होना इन मान्यताओं के सांस्कृतिक महत्व को कम नहीं करता। ये प्राकृतिक दुनिया के साथ इंसानों के लंबे समय से चले आ रहे फैसिनेशन और इसके रहस्यों को समझने की हमारी कोशिशों की याद दिलाते हैं। हालांकि ऐसे दावों का मूल्यांकन करते समय वैज्ञानिक सबूतों और क्रिटिकल थिंकिंग पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। भाग 5, क्लाइमेट चेंज, बढ़ता हुआ अनिश्चितता का दरिया। वैसे तो डूम्सडे मछली वाली बात वैज्ञानिक रूप से पक्की नहीं है, लेकिन ओरफिश बार बार दिखाई देना एनवायरनमेंट में हो रहे बड़े बदलावों की तरफ इशारा करता है, खासकर क्लाइमेट चेंज की तरफ। जैसे जैसे हमारा ग्रह गर्म हो रहा है और समुद्र की धाराएं बदल रही हैं, समुद्री जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। गहरे समुद्र में रहने वाली ओरफिश इन बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। बढ़ता समुद्र का तापमान उनके खाने को प्रभावित कर सकता है, उनके प्रवास के तरीकों को बदल सकता है और उनके प्रजनन चक्र को भी प्रभावित कर सकता है। ये परेशानियां उन्हें ठंडे, ज्यादा रहने लायक पानी की तलाश में मजबूर कर सकती है, जिससे वो सतह के करीब आ सकते हैं और इंसानों के संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा समुद्र के पानी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते अवशोषण के कारण समुद्र का अम्लीकरण समुद्री जीवन, जिसमें ओरफिश भी शामिल है, के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अम्लीकरण समुद्री जीवों के नाजुक ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है, उनके खोल और कंकाल बनाने की क्षमता को बाधित कर सकता है और उनके संपूर्ण स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। सेक्शन 6, पोल्यूशन, प्रदूषण समुद्री जीवन के लिए एक जहरीला खतरा। जलवायु परिवर्तन के अलावा मानवीय गतिविधियां, विशेष रूप से प्रदूषण, दुनिया भर में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डाल रही हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, रासायनिक अपवाह और जहाजों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण समुद्री जीवन के लिए और फिश जैसे गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों सहित एक खतरनाक वातावरण बना रहा है। प्लास्टिक का कचरा जो सदियों तक समुद्र में रह सकता है, अक्सर समुद्री जानवरों द्वारा भोजन समझ लिया जाता है, जिससे वे उसे खा लेते हैं, भूखे मर जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। रासायनिक प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकते हैं और फिश जैसे शीर्ष शिकारियों में उच्च सांद्रता तक पहुंच सकते हैं, संभावित रूप से उनके स्वास्थ्य और प्रजनन सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। मानवीय गतिविधियों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण समुद्री जानवरों के संचार, नेविगेशन और भोजन खोजने के व्यवहार में बाधा डाल सकता है, जिनमें वे जानवर भी शामिल हैं जो समुद्र की अंधेरी गहराई में जीवित रहने के लिए ध्वनि पर निर्भर हैं। ये तनाव जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ मिलकर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत अधिक दबाव डाल रहे हैं, संभावित रूप से ओरफिश जैसी प्रजातियों को शरण की तलाश में सतह की ओर धकेल रहे हैं। 7वां भाग, ओरफिश देखे जाने का अनुसंधान के लिए महत्व। हालांकि दुनिया के खत्म होने वाली मछली की कहानी सच नहीं है, फिर भी ओरफिश का दिखना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुमूल्य अवसर प्रदान करता है। इन दुर्लभ जीवों से हर मुलाकात उनके जीव विज्ञान, व्यवहार और गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र जहां वे रहते हैं के स्वास्थ्य का अध्ययन करने का मौका देती है। फंसे हुए ओरफिश की जांच करके वैज्ञानिक उनके आहार, आनुवंशिकी और प्रवास के तरीकों के बारे में जान सकते हैं। ऊतक के नमूने प्रदूषकों के संपर्क में आने की जानकारी प्रकट कर सकते हैं, जिससे समुद्र के समग्र स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा उथले पानी में उनके व्यवहार का अध्ययन करने से विभिन्न प्रजातियों के प्रति उनके अनुकूलन और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश पड़ सकता है। ये निष्कर्ष गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र, जो एक बड़े पैमाने पर अब तक अनछुआ क्षेत्र है, के बारे में हमारी समझ में योगदान करते हैं। इन रहस्यमय जीवों के बारे में अधिक जानकर हम समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के परस्पर संबंध और समुद्र की गहराई पर मानवीय गतिविधियों के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। सेक्शन 8, अपने महासागरों की रक्षा करना एक साझा जिम्मेदारी। और फिश के दिखाई देने की बढ़ती हुई घटनाएं, चाहे कोई भी कारण हो, हमारे महासागरों की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती हैं और संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ज्यादा मछली पकड़ना समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बर्बादी की कगार पर धकेल रहे हैं, लहरों के नीचे जीवन के नाजुक संतुलन को खतरे में डाल रहे हैं।
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना और स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को लागू करना हमारे महासागरों पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन करना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए आवश्यक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे महासागरों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना जरूरी है। भाग 9 समापन। गहरे समुद्र के रहस्यों का खुलासा। और फिश अपनी सांप जैसी सुंदरता और रहस्यमयी स्वभाव के साथ हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। हालांकि कयामत की मछली का मिथक लोक कथाओं में बना रह सकता है, वैज्ञानिक प्रमाण हमें इस तरह के दावों को स्वस्थ संदेह के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन जीवों को आपदा के सूचक के रूप में डरने के बजाय आइए हम उन्हें एक ऐसे क्षेत्र के राजदूत के रूप में देखें जो मानव आंखों से शायद ही कभी देखा जाता है। उनकी उपस्थिति हालांकि दुर्लभ गहरे समुद्र की छिपी दुनिया में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और हमें इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। वैज्ञानिक जांच को अपनाकर, संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देकर और समुद्र और उसके निवासियों की गहरी समझ को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गहरे समुद्र के रहस्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और विस्मय को प्रेरित करते रहे।